बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। आज है 24 अगस्त और इतवार का दिन। इमरान खान साहब साल हर साल से एक बात कहते चले आ रहे हैं और आज उनकी वो बात 100% दुरुस्त साबित हो गई है और जेल में है वो। और जेल में बैठकर वो सबके लिए एक मुसीबत बने हुए हैं, सबके आसाब पे सवार हैं। और जेल में बैठकर वो तमाम सियासी खिलाड़ियों को, तमाम स्टैब्लिशमेंट के अहम ओहदेदारान को, उन सबको वो हरा चुके हैं और अभी भी वो उनको सजा सुनाई हुई है। 2 साल से वो जेल में कैद हैं। जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं और उन जिमनी इलेक्शन से भी हुक्मरान जो है वो इस कदर घबराए हुए हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उस बैठक के नतीजे में कुछ फैसले किए गए हैं। तो मैं आप तरतीब से जरा खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने ये इत्तेहाद क्यों किया है, आखिर कौन सा मफाद है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि जनाब ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इसमें उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, हमारा इससे क्या लेना देना। और जब भी कोई इशू होता है तो फौरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो सारे का सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज पे डाल देते हैं। लेकिन अब कल एक बैठक हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान। राजा परवेज अशरफ साहब से दीगर रहनुमा थे, उन्होंने एक फैसला किया कि जिमनी इलेक्शन आ रहा है। पहले जिमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर बताया कि ये सियासी कमेटी फैसला करेगी। सियासी कमेटी ने जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया और जो ही ऐलान किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को बादशाह सलामत का हुक्म हुआ कि आप इकट्ठे हो जाएं, वरना आपका हशर नशर हो जाएगा। और इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है और बैरूनी प्रेशर है, इसलिए हो सकता है कि हम पूरी धांधली ना कर सकें। लिहाजा बेहतर है कि आप कम से कम एक हो जाए। तो लिहाजा वो एक हो गए हैं और जिमनी इलेक्शन दोनों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया है और बंदरबांट कर ली गई है। ये मेरे सामने जो फैसले हुए हैं, पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं कि की सीट है और डीजी खान से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा और मुस्लिम लीग नवाज का उम्मीदवार उसमें खड़ा नहीं होगा। और फैसलाबाद के 2 कौमी हल्के हैं, NA 96 है और NA 104 है और एक सूबाई हल्का है 98। इस पे मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, जबकि राजा रियाज साहब भी उम्मीदवार थे, अब उनको दोबारा हिस्सा दिया जाएगा, जी इलेक्शन लड़वाया जाएगा। इसी तरीके से वजीराबाद से NA 66 यहाँ पे अहमद चट्ठा साहब थे, वो सीट खाली हुई थी, तो वहां से भी मुस्लिम लीग नवाज लड़ेगी। लाहौर से 129 मियां अजहर साहब का हल्का, वहां भी मुस्लिम लीग नवाज को दे दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगी। साहिवाल 143 है, वहां भी मुस्लिम लीग नवाज होंगी। सूबाई हल्के हैं PP 87 मियां वाली और PP 203 साहिवाल, यहाँ भी मुस्लिम लीग नवाज होगा। और 175 मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती साहब, वहां पे भी मुस्लिम लीग नवाज को दिया गया है। और ये बात आपको बता दूं कि अभी तक हतमी फैसले नहीं हुए, क्योंकि इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। ये जो नाम निहाद 9 मई के केसेस थे इसमें, तो वहां पे अभी तक हतमी फैसले नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिलफौर जल्दी ये काम किया है और सीटें खाली करार दे दी हैं और जिमनी इलेक्शंस का ऐलान किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो हैं अब वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और जब भी इनके मफादात एक होते हैं तो ये एक हो जाते हैं और बज़ाहिर ये लड़ते हैं, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के साथ हैं। और माजी में आपने देखा होगा कि एक दूसरे का ये गला फाड़ के पैसे रिकवर करने की बात करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात थे, एक दूसरे को सजाएं दिलवाते थे। लेकिन अब क्योंकि मामला है मालो दौलत का और इमरान खान साहब मुकाबले में हैं,
اس لیے ان کو شکست دینا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں کا اتفاق و اتحاد کیا ہے۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، سندھ آڈٹ رپورٹس جو آ رہی ہیں وہاں پہ بھی کرپشن اور لوٹ مار عروج پر ہے۔ دوسری جانب یہ میرے سامنے کچھ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک آڈٹ رپورٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت مملکت خداداد کی حالت کیا ہے۔ یہ جو نابغے اس وقت مسلط کیے گئے ہیں ان کا کیا صورتحال ہے جی۔ سچویشن یہ ہے کہ وفاقی وزارتوں اور محکموں کی جو 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ ہے اس میں مجموعی طور پر 376 ٹریلین کا جو ہے وہ زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، 376 ٹریلین روپے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں باقاعدہ طور پہ جو پیپرا رولز ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اور 264 ٹریلین روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور 790 ارب روپے کے ٹیکس گیپ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور واجبات کی عدم وصولی اور گردشی قرضے کے جو تصفیہ ہیں اس میں ناکامی، وہ سینکڑوں ارب روپیہ وہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آڈٹ رپورٹ کے 4879 صفحات کا ایک صفحہ سرکاری اداروں کی کارکردگی اور اہلیت پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ 2024-25 میں مجموعی طور پر 376 کھرب روپے کی مالی ضابطگیاں جو ہیں وہ پکڑی جا چکی ہیں، اور پیپرا رولز کی خلاف ورزیوں کے ذریعے آپ کو میں نے بتایا، اور 284 روپے، اور سول ورکس کے باعث 85 ٹریلین روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 958 ارب روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور اسی طریقے سے اندرونی کنٹرولز میں 677 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور 678 روپے اثاثہ جات، ناقص اثاثہ جات مینجمنٹ سے ڈوب گئے ہیں، اور کانٹریکٹ مینجمنٹ کے مسائل سے 280 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر محتاط سرمایہ کاری اور ریونیو کی کم وصولی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی خامیوں اور بینک اکاؤنٹس کی ناقص مینجمنٹ سے بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کا صرف ایک ادارہ لے لیں، اور وہ ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر جو مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی آڈٹ رپورٹ میں آئی ہے وہ سالانہ 156 کروڑ روپے سے زائد کی بنتی ہے۔ اس میں آڈٹ رپورٹ کے مطابق جی بتایا گیا ہے کہ 17 اکتوبر 2024 کو پالیسی بورڈ کے اجلاس میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی، 1 جولائی 2023 سے مؤثر قرار دی گئی، اور آڈٹ انکشاف ہوا ہے کہ چیئرمین عاقب سعید کی تنخواہ کا پیکج جو ہے وہ 41 کروڑ 53 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے، اور کمشنر کو بیک ڈیٹ تنخواہوں کے اضافے سے 35 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ملا ہے، اور ای سی پی نے کمشنر اور عملے کے لیے 11 کروڑ روپیہ بطور تفریحی الاؤنس دیا ہے، 11 کروڑ روپیہ۔ اور اسی طریقے سے آڈیٹر جنرل رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 3 ارب 77 کروڑ اور 22 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو کہ وزارت خزانہ کی پیشگی منظوری کے بغیر جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اور آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 4 ارب روپے وفاقی مجموعی فنڈ میں جمع کرانے میں ناکام رہا، جس میں 7 ارب 11 کروڑ روپے آمدن شامل ہے۔ یہ رقم لائسنسنگ اور رجسٹریشن فیس 4 ارب 13 کروڑ روپے، انشورنس سیکٹر 59 کروڑ 15 لاکھ روپیہ، اور سیکورٹی مارکیٹ 4 کروڑ 77 لاکھ روپیہ، اور خصوصی کمپنیوں 1 ارب 91 کروڑ روپے سے حاصل کی گئیں، اور یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی۔ یہ مال مفت دلے بے رحم والا حال ہے، اور بینک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی
दफा 37A के तहत वफाकी हुकूमत के कानूनी इलाज के तहत किसी खुद मुख्तार इदारे की जानिब से तमाम आमदनी को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में जमा कराना जरूरी है। तो ये ECP 6 अरब 99 करोड़ की जायद रकम भी वफाकी मजमूई फंड में जमा कराने में नाकाम रहा, जबकि कानूनन आमदनी और असल अखराजात में किसी भी किस्म की बचत लाजमी तौर पर फंड में मुंतकिल जरूरी है। तो ये तो सूरत हाल है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो इस वक्त आसिफ सईद साहब हैं, ये DG हज भी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के जमाने में, और ये नवाज शरीफ साहब के बहुत ही क्लोज समझे जाते हैं, जिनको ECP का इस वक्त चेयरमैन लगाया हुआ है। और ये उनके दौर की ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें बेज़ाब्तियां ही बेज़ाब्तियां हैं। इसके अलावा जी अब चलते हैं जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को एहसास दिलाया है कि, और हुक्मरानों को एहसास दिलाया है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल मखदूश है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की बच्चियां, खवातीन सड़कों पर रो रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए और इस मसले पे, और खवातीन आज सड़कों पर हैं और हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की अशद जरूरत है। और उन्होंने कहा कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, और खासतौर पे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया, इस पर से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो वकला तहरीक का किरदार था, जमहूरियत और आइन की बहाली था, और लेकिन अब सब चीज जो है वो मखदूश नजर आ रही है। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि वकला तहरीक ने शहरियों की बड़ी तादाद में अपनी तरफ राग़िब किया था, और मुझे 2014 से जज होने का तजर्बा है। और फिर उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की रियासत का काम है अपने बच्चों की हिफाजत करना, और अगर रियासत अपने बच्चों की हिफाजत करने में नाकाम है तो इसका मतलब है कि ये हमारी अदलिया का भी और हुक्मरानों का भी और हम सब के लिए ये शर्मनाक बात है। और उन्होंने ये कहा कि खासतौर पे मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ऐसा इंसानी मसला है जिसपे फौरी तौर पे आला अदलिया को और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका जायजा लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 26वीं गैर आईनी तरमीम के बावजूद आर्टिकल 184 जो है वो अभी तक आइन में मौजूद है और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, और सुप्रीम कोर्ट से वो इख्तियार हासिल है कि वो सो मोटो इख्तियार नोटिस भी ले सकती है। और मिसिंग पर्सन का मामला हो, बलूचिस्तान का